हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदीवे और हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 3D। अब 3D की वेक्टर के बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वेक्टर में बहुत कुछ आपको आइडिया दे दिया था। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेसिक डिफरेंस भी बता दिया था। वहाँ एक्स वाई प्लेन होता है, यहाँ स्पेस होता है जिसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। तो देखो 2D और 3D कुछ बेसिक चीज़ों को तो समझ लीजिए। ये 2D होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और 3D में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अब ये है 3D और ये है 2D। इसको हम प्लेन बोलते हैं और इसको स्पेस बोलते हैं। ये फंडामेंटल कुछ बातें पहले से क्लियर हो जाए। ऑलरेडी आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होगा ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ईच पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट हो गए, इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट। और यहाँ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। और ये देखो, थोड़ा सा व्यूज में आपको प्रॉब्लम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जेड और वाई ऐसे दिख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप 2D से निकलते हैं तो 2D में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये परपेंडिकुलर दिखता है एज इट इज। लेकिन 3D में फिर आपको व्यूज में प्रॉब्लम आएगा। अगर 3D के व्यूज में जाना है तो आप जिस रूम में वहाँ देख लीजिए, आपको तीनों एक्सिस बराबर परपेंडिकुलर दिखेंगे। आप फ्लोर को ले लीजिए और वॉल्स को ले लीजिए या फिर रूफ को ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों एक्सिस कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। करेक्ट, फाइन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट्स को हम ऑक्टेन बोलते हैं। ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेंट। ये हो गया आपका। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट कैसे होता था, ओ एक्स वाई, है, ऐसे ही यहाँ पे अगर ये एक्स डैश ले लिया मैंने तो ओ एक्स डैश वाई, ऐसे हम क्वाड्रेंट बना देते। सेम यहाँ पे ऑक्टेन वैसे ही बनेंगे, जैसे ओ एक्स वाई जेड एक ऑक्टेन हो गया, ओ एक्स वाई जेड एक ऑक्टेन हो गया, ओ एक्स डैश वाई जेड दूसरा ऑक्टेन हो गया। और फिर ये वाई डैश को यहाँ दे दीजिए, फिर डैश को यहाँ दे दीजिए, फिर दो डैश ले लीजिए, एक को ऐसे लिखिए। ऐसे आप 8 ऑक्टेंट्स बना सकते हैं बहुत आसानी से, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ 8 ऑक्टेंट्स, यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब जो पॉइंट्स के पोजीशंस होते थे उसको भी हमने वेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया था। तो अब जैसे ये पोजीशन वेक्टर की बात किए थे, तो पोजीशन वेक्टर में आप देखिए कि 2D में जो पॉइंट्स होता था, सपोज ये P पॉइंट्स है, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, और ये हमने ओपी वेक्टर की बात करना, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, ये पॉइंट्स P ये इस पॉइंट्स पे है, इधर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई आसानी से आप निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका भी क्या था, अब ये पॉइंट्स P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। जैसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो लेंथ है, ये जितना लेंथ होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये जो लेंथ होगा वो जितना होगा वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बात समझ में आ गई। आपको ये मालूम है कि एक्स एक्सिस के अलावा में आई कैप यूनिट वेक्टर होता है और वाई एक्सिस के अलावा में जे कैप यूनिट वेक्टर होता है। तो ओपी वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। अब यहाँ पे भी खास बात क्या है कि ये एक्स और वाई इसके वेक्टर्स ओपी के स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं और एक्स आई और वाई जे इसके वेक्टर्स कंपोनेंट कहलाते हैं। एक्स आई वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई से वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई इसके स्केलर कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कई स्टूडेंट्स को कि अगर मान लीजिए मेरे पास में स्पेस में पॉइंट्स है और उसको वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट P है, तो इसको अगर मुझे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कैसे आएंगे, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब चूंकि क्या होता है ना कि सबसे प्रॉब्लम
क्या आती कि बच्चा 2D का कॉन्सेप्ट को ही लेके चलता है 3D में, ये प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं यार, ये P पॉइंट तो ZY प्लेन में, अच्छा इसमें एक और चीज़ बताना पड़ा कि मुझे 3D प्लेन में 3 म्यूचुअली एक्सिस होते हैं, ये बात मैंने बता चुका है, और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके प्लेन्स भी होते हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स मतलब ये वाला प्लेन्स ले लीजिए, ये पॉइंट वो है, तो ये XY प्लेन, ये वाला प्लेन ले लीजिए तो ये XZ प्लेन है, ठीक है। और ये वाले प्लेन्स की बात करेंगे, ये वाले प्लेन्स की, तो ये आपका बन जाएगा ZY प्लेन। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ZY प्लेन, XY प्लेन, XZ प्लेन दिखते हैं मुझे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से, फाइन। अब ये पॉइंट P ऐसे दिख रहा है कि ये ZY प्लेन में, अब ZY प्लेन में है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन अब जब भी हम ऐसे लिखते हैं कि ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, x के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर i, y के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर j, ठीक है, और z के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर k है, तो OP वेक्टर बस ट्राइंगल लॉ से, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे हमने बात की थी, ये ट्राइंगल लॉ हो गया। तो OP वेक्टर इक्वल टू, ये देखिए इधर आ गया XI वेक्टर, ये x है तो अब इसको डायरेक्शन दे दो तो ये XI हो जाता है, इसको डायरेक्शन दे दो तो ये YJ हो जाता है, तो XI प्लस YJ, ये आपने किया था ट्राइंगल लॉ से। सेम ट्राइंगल लॉ को यहाँ अप्लाई करते हुए ये XI प्लस YJ प्लस Z के वेक्टर बनता है, कब, जब कोई पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट x, y, z होते। अब ये x, y, z उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से जो कि वो ऐसा पॉइंट है जो x, y, z और zx तीनों प्लेन में लाई करता है। तो इसके लिए अब आप क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। आप क्यूब या क्यूबाइड बनाते हैं, करेक्ट है, क्यूब और क्यूबाइड कैसे बनाते हैं उसको देखते हो, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं वो भी, ये ऑलरेडी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा फिर भी मेरा ड्यूटी है आपको बताना। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये आपका z एक्सिस हो गया। तो आप क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये, ठीक, और ये, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये एक्चुअली में तीनों प्लेन में लाई कर रहा है। ये देखो, ये वाला एक प्लेन, ठीक, ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन, ठीक, और ये तीसरा प्लेन, ये देखिए, और ये तीनों प्लेन म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z। अब ये x, y, z कैसे निकलते हैं उसको भी चेकआउट करते हैं कि वो आखिर है क्या। तो यहाँ आपने पॉइंट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस लिया है। तो ये डियर स्टूडेंट x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट P है, सपोज करो ये पॉइंट P, और ये पॉइंट P से अब आप क्या करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर सपोज करो इस पॉइंट A के ऊपर, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 है। तो जब P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो इसने x एक्सिस को पॉइंट A के ऊपर इंटरसेक्ट किया, A के ऊपर इंटरसेक्ट किया, तो A और O इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, A और B, O के बीच का डिस्टेंस मतलब OA का जो लेंथ होगा ना वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो OA का लेंथ x, तो ये आ गया x। सेम यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर डालते हैं, तो ये जो O और y का डिस्टेंस है ना, सपोज y, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा। और सिमिलरली यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो, जैसे ये पॉइंट B दे दिया, ये C दे दिया, तो ये जो OC का लेंथ है ना, ये एक्चुअली में इसका z कोऑर्डिनेट होता है। तो इस प्रकार से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y, z आते हैं, करेक्ट है। हाँ, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला, P से y के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उस पर्टिकुलर पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस वो उसका y कोऑर्डिनेट होगा। P से हमने z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इंटरसेक्ट किया पॉइंट C के ऊपर, और उस C का डिस्टेंस ओरिजिन से वो उसका z कोऑर्डिनेट होगा। तो ठीक है साहब, ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, जो मैं क्यूब की बात किया था। तो क्यूब में आपको ये बार बार इसमें x 3D में आने वाला है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए
मैं उसी सेंस में आपको स्टार्ट किया है। ठीक है साहब, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, ये ओ और ये सब कुछ पी, ये ए दिया था जो इंटरसेक्ट हुआ था, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। चलिए इसको डी दे देते, इसको ई दे देते और इसको एफ दे देते। तो आपको सबको मालूम है, मैंने इसके बारे में भी बता चुका हूँ। क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, करेक्ट है कि नहीं? 6 फेस यहाँ तक ठीक है, 8 वर्टाइसेस ये भी ठीक है, और उसके बाद में 12 एजेस ये भी ठीक है। इसके बारे में भी हमने बात की। लेकिन फिर यहाँ जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस होने वाले बोर्ड लेवल पे, सीबीएसई पे, स्टेट लेवल्स पे, या इवन मेंस या एडवांस लेवल पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि डायगोनल्स, इसके 4 डायगोनल्स होते हैं। 4 डायगोनल कौन कौन से होते हैं, इसको पकड़ना है। तो 4 डायगोनल से ये एक तो हो जाएगा ओपी, और दूसरा हो जाएगा ए, और फिर देखते ये आपका बन जाएगा डीसी, डीसी, और फिर आपका बीएफ, ये डीसी और ये बीएफ, ठीक है। यहाँ से ये डीसी और यहाँ से ये बीएफ, ये आपके 4 डायगोनल्स हो जाएंगे। फाइन, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है सर। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपके जो वेक्टर्स है और लाइन है, इनका डिफरेंस। वेक्टर और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, ये लाइन हो गई। लाइन क्या होता है कि आपके दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाती है, ये लाइन है, ओके। और वेक्टर्स में क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, उस इनिशियल पॉइंट से हम वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं और फिर एक जगह जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, करेक्ट है। तो वही ऐसा है कि यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट ओ ले लिया और ये इनिशियल कर दिया, तो ये वेक्टर यहाँ तक के ले लिया पी, तो ये ओपी वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। और ये लाइन इसका सपोर्ट रहता है, वेक्टर का हमेशा एक सपोर्ट रहता है और वो लाइन रहता है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करिए। अच्छा साहब, अगर मान लिया जाए पीओ वेक्टर की बात करूँगा, तो पीओ वेक्टर की डायरेक्शन जो है ना, वो आपके ओपी वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भले सेम है, ओपी वेक्टर और पीओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनके डायरेक्शन अपोजिट हो गए। गॉट द पॉइंट? तो ये तो लाइन और वेक्टर्स की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर और लाइंस के। तो अब उसको डिस्कस करते हैं। इतने बेसिक पॉइंट्स तो मैंने आपको अभी बता दिए जब हम 3D में आए हैं, तो करेक्ट है कि नहीं? अब देखते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, ठीक है। तो ये स्पेस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, और ये कोई पॉइंट पी हो गया, और ये अब आपका वेक्टर ओपी बन गया, ठीक है। इस ओपी वेक्टर के मैं डायरेक्शन एंगल की बात करूंगा। तो ये ओपी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको मैंने अल्फा नाम दे दिया, और ये अल्फा को मैं अल्फा, ये एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अल्फा एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। वैसे ही ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में ये बीटा एंगल बना रहा है, और इसके साथ में ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, और बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और गामा with positive direction of z axis, which this OP vector makes. So the OP vector makes alpha, beta and gamma angles with the positive direction of x axis, y axis and z axis. I am talking about the OP vector, mind it, okay? Fine. So dear student, these alpha, beta, gamma which are lying between 0 and pi, ठीक है, this can be pi as well. तो this is 0 और pi के बीच में है, तो ये जो 0 और पाई के बीच में इट कैन बी 0 एज वेल। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ओपी। सो अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड एज अ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ओपी। खैर, अब ये तो वेक्टर की बात हो गई, और अब मैं लाइन में आता हूँ। वेक्टर के बाद में जब मैं लाइन में आऊंगा, तो लाइन में क्या होगा कि ये लाइन हो गई,
ये लाइन बन जाएगा, ये वेक्टर है और ये लाइन है। अब लाइन में ये डायरेक्शन भी आ गया और वो डायरेक्शन भी आ गया। तो अब ये क्या करेगा, दो सेट्स के एंगल बनाएगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो वो तो एक उसने क्या किया है कि अल्फा बीटा और गामा बनाया है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये एक सेट हो गया। तो दूसरा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और आपका पाई माइनस गामा, ये दूसरा सेट ऑफ एंगल्स विच दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। करेक्ट है। तो अल्फा बीटा गामा जो ओपी वेक्टर बना रहा था विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, which alpha beta gamma are lies between 0 and pi, it can be 0 and phi, are called the direction angles of the vector OP। और उसी प्रकार से अगर मैं लाइन में बात करूँ तो ये अल्फा बीटा गामा के साथ में दूसरा सेट भी होगा और वो होगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। ठीक है, ठीक है साहब। अब आते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। तो डायरेक्शन कोसाइंस में बात करेंगे वेक्टर्स की। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंगल्स हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस आपका वेक्टर। ठीक, तो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस में हम बात कर रहे हैं। तो आपने क्या किया है कि ये वेक्टर ले लिया ओपी, ठीक है, जेड एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस था, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक, और ये आपकी लाइन है। और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया पॉइंट पी और यहाँ से ये डायरेक्शन दिया तो ये ओपी वेक्टर है। ये ओपी वेक्टर इसके साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा एंगल बना रहा है, इसके साथ में बीटा एंगल बना रहा है और इसके साथ में गामा एंगल बना रहा है। डेफिनेटली अल्फा बीटा गामा जो कि 0 और पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड पाई डायरेक्शन एंगल्स हो जाते हैं। अभी आपने देखा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है, वेक्टर ओपी की बात चल रही है। तो अब जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये जो कॉस अमा, मतलब डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइंस मैंने ले लिया। डायरेक्शन एंगल के जो कोसाइंस होंगे वो एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। सो आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को फिर बाद में हम शॉर्ट में डीसीज लिख देंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम डीसीज लिखेंगे। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी। माय अब क्या है, इसको एक जनरल नोटेशन भी है, एक यूनिक नोटेशन भी आप कर सकते हैं कि एल को हम कॉस अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं या कॉस बीटा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं या कॉस गामा को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक जनरल नोटेशन है। तो एल एम एन are direction cosines of the vector OP, which this vector makes alpha, beta and gamma angles with the positive direction of x axis, y axis and of course z axis। करेक्ट है कि नहीं? तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो मुझे बताइए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस अपने आप से तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो cos 0 हो जाएगा। और फिर अगर y एक्सिस पे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब cos ऑफ 90 डिग्री, और उसी प्रकार से z एक्सिस के साथ में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है cos ऑफ 90 डिग्री, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 0 0। तो 1 0 0 ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। किसके होंगे डायरेक्शन कोसाइंस? एक्स एक्सिस के। तो y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस बोलो। हाँ, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस आ गई बात समझ में, 0 1 0। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस, ये z एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो 0 0 1 होंगे। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए एक्स एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हाँ, अब कुछ बातों को और ध्यान रखना है। तो इसके बाद आगे बात रहा हूँ, इसको फिर मिटा देता हूँ। ठीक है, आप तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखा करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने अभी बात किया कि ये ओपी वेक्टर है
ओ, और ये जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, ये बार बार आने वाले, इसीलिए मैंने यहाँ से ही स्टार्ट किया था आपको, ताकि आप इसमें एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। 3D के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो जो कॉमन एरर्स होते हैं उसको हटाने के लिए मैं ये बार बार चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब ये ओपी वेक्टर है, इसने क्या किया है कि ओपी वेक्टर ने अल्फा एंगल बनाया, ठीक है। अल्फा एंगल बनाया किसके साथ में? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में। तो जो भी दूसरा वेक्टर होगा इसके पैरेलल, जो वेक्टर इसके पैरेलल होगा, ओपी वेक्टर के पैरेलल होगा, तो वो भी एक्स एक्सिस के साथ में वही सेम एंगल बनाएगा अल्फा। मतलब पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस वो सेम होंगे या फिर प्रोपोर्शनल भी होंगे, ऐसे हम बोल सकते हैं। करेक्ट है। तो अब यहाँ दो चीज़ों को नोट करो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स आर यूनिक। पहली बात यूनिक होंगे, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर सेम आर प्रोपोर्शनल, सेम आर प्रोपोर्शनल। ये देख ले, पैरेलल वेक्टर्स के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे या तो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको बताया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसी भी वेक्टर्स के यूनिक होंगे और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स के सेम आर प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस को नॉर्मली हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आपने देख लिया 1 0 0, यानी एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। ठीक, यहाँ तक तो हमारा पॉइंट्स क्लियर हो गया है। और अब मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके बेस पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत क्विकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये ओपी वेक्टर्स है, ये ओपी वेक्टर्स, इससे हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट ए इंटरसेक्ट किया 90 डिग्री, और ओपी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये अल्फा बनाता है। तो आपको यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट में ये ओपी है। ओपी के चलो मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, या दैट इज इक्वल टू आर। तो अब ये एडजेसेंट में आप देखेंगे तो ये x आ जाएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो ये cos अल्फा जो होगा वो x बाई आर हो जाएगा। मतलब l इक्वल टू एक्स बाई आर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x इक्वल टू एल आर। तो वैसे ही m आ जाएगा, m इक्वल टू वाई बाई आर, और y इक्वल टू एम आर आ जाएगा, और वैसे ही n इक्वल टू जेड बाई आर हो जाएगा, मतलब z इक्वल टू एन आर हो जाएगा। करेक्ट है? आ गई बात समझ में? तो अभी इसमें यहीं तक रोकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है।